डेटा एनालिस्ट होता क्या है, फ्यूचर डिमांड क्या है, कस्टमर्स एक पर्टिकुलर शॉप पर विजिट करते हैं, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है, तो ये सब कुछ आप कैसे जान सकते हो? जब आपके पास डेटा हो किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, और उस डेटा पे आप जब एनालिसिस परफॉर्म करोगे। फेसबुक चला रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है क्या कि इस प्रोडक्ट को वहां से उठा के फेसबुक पे लाना। इंस्टाग्राम और फेसबुक की एल्गोरिथम इस तरीके से बनी हुई है कि जब उनको लगता है कि ये पर्सन जो इंडिविजुअल है जो वो ऐप यूज़ कर रहा है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और इसने अभी सर्च किया था। ये डिफरेंसेस क्या होते हैं डेटा एनालिस्ट में, डेटा साइंस में और डेटा इंजीनियरिंग में? फ्यूचर के अकॉर्डिंग कौन सी टेक अच्छी रहेगी, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस या डेटा इंजीनियर? पाइथन की लाइब्रेरीज वगैरह, आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। पाइथन का आपको जो कॉमन फंडामेंटल्स होते हैं, पाइथन के फंडामेंटल्स तो आनी चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, प्लस आपको पाइथन की लाइब्रेरीज यानी कि पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सब पैकेजेस आपको। तो फाइनली हम डेटा एनालिस्ट का पॉडकास्ट लेके आ गए। हमने आज अरुण से बात की है एंड डेटा एनालिस्ट के बहुत सारे इनसाइट्स के बारे में हमने बात किया है। डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, फ्यूचर डिमांड क्या होने वाली है, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट होता क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या प्रोफाइल्स हैं, किस प्रोफाइल के लिए कितना पैकेज मिल सकता है, किस प्रोफाइल की फ्यूचर डिमांड बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे इंसाइट्स पे हमने बात किया। फ्रेशर्स के लिए जॉब कैसे मिल सकता है, कहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से तैयारी करना चाहिए, क्या हमें कोई कोर्स परचेज करना चाहिए, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से हम डेटा एनालिस्ट इजीली सीख सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट अरुण से बात करते हैं। हाय अरुण, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड हमने बहुत दिनों पहले बात की थी कि यार डेटा एनालिस्ट के ऊपर एक पॉडकास्ट लेके आते हैं, तो फाइनली वो दिन आ गया है एंड ये पॉडकास्ट शूट होने जा रहा है। तो हम डेटा एनालिस्ट के बारे में बात करेंगे, डेटा इंजीनियर के बारे में बात करेंगे एंड डेटा साइंस के बारे में बात करेंगे। होता क्या है ये चीज़, कैसे आपने स्टार्ट किया, आपकी करंटली प्रोफाइल क्या है, आपका अकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है, और आपने कितनी कंपनी चेंज की, पहली कंपनी कौन सी थी एंड अभी प्रेजेंट में कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। सारे टॉपिक्स हम बात करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओवर टू यू अरुण। तो स्टार्ट करो आप पहले अकेडमिक बैकग्राउंड के बारे से एंड उसके बाद अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दो, आप क्या करते हो, कहाँ पे प्रेजेंट में काम कर रहे हो एंड कौन सी कंपनी ज्वाइन करने वाले हो अगर कर रहे हो तो। गौरव भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और ये पॉडकास्ट बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मेरे को लग रहा है कि आपके व्यूवर्स को बहुत काम आएगा। तो जैसा आपने पूछा कि मेरी एकेडमिक जर्नी क्या थी और अभी तक की मेरे एक्सपीरियंस में क्या जर्नी रही है, तो स्टार्ट मैं करूँगा अपनी एकेडमिक से। तो मैंने यार कोई बहुत आईआईटी या एनआईटी से तो अपने ग्रेजुएशन नहीं करी है, नॉर्मल अपना कॉलेज था। टियर 2 टियर 3, तब तो हम लोग नाम जानते भी नहीं थे। ये तो अब वर्ड्स आ गए हैं बहुत सारे, टियर 2 टियर 3, पता नहीं कौन सा, मेरे को अभी भी नहीं पता मेरा कौन सा कॉलेज टियर में था। लेकिन हाँ, एक डिसेंट सा कॉलेज था, जीएलयू यूनिवर्सिटी मथुरा, और वहाँ से हम लोगों ने साथ में किया है बीटेक। आप मैकेनिकल से थे, मैं इलेक्ट्रॉनिक से था, और हम लोग की फर्स्ट ईयर से ही दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। और ये होता है ना कि हर किसी की, इंसान की अपनी जर्नी होती है और हर कोई अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखता है। कोई गिर के सीखता है, कोई उठ के सीखता है, कोई चल के सीखता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने भी अपनी अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखा है। बीटेक तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से करी थी, बट सबको पता है कि इंडिया में अगर सर्वाइव करना है तो आपको आईटी में ही आना पड़ेगा। तो वही है कि 4 साल के बाद हम लोगों ने स्टार्ट जो करा एक साथ, इन्फोसिस से ही करा। और इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो आपको आईटी डोमेन में ऐसा स्टार्ट दे देती है अपनी ट्रेनिंग से, अपने उस ड्यूरेशन पीरियड से, कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप किसी दूसरे बैकग्राउंड के अगर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, लेकिन आपको पाइथन और सीक्वल और डिफरेंट जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं आज के टाइम पे, बिग डेटा हो, चाहे सैप हो, चाहे आपका मेन फ्रेम हो, चाहे आपका पीएल/एसक्यूएल हो, चाहे ओरेकल के प्रोडक्ट्स हो, चाहे आप कुछ भी हो, आपके पास एक बेसिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, आप आईटी में अपना करियर बना सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। और बात तो ये है कि अगर आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है तो ये तो डेफिनेट है कि आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जब तक आप कुछ ना कुछ अचीव ना कर जाओ तब तक आपको एक हाथ पैर मारना है कि आप उस पॉइंट पे सेटलमेंट वाले एक स्टेज पे आ जाओ जहाँ पे आप दूसरों को गाइड कर सको और आप अपनी अच्छी लाइफ ऑफ लिविंग भी बना सकते हो। या मैं क्या रिलेट भी कर सकता हूँ क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ईयर था हमने साथ में ही था। हमने आप इलेक्ट्रॉनिक्स से थे एंड में मैकेनिकल से ज्वाइन किया था कॉलेज। तो मैं आपको ऑडियंस को बता देता हूँ, ऑडियंस को पता नहीं होगा यार, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें सारे बच्चे मिक्स होके बैठते हैं। तो हमारा जो सेक्शन था वो एक ही था, तो हम सेम क्लास में पढ़ते थे। स्टार्ट हमने वहीं से किया एंड सीरियसली मुझे भी नहीं पता था कि कोडिंग क्या होती है और उनको भी नहीं पता था कोडिंग क्या होती है। तो बहुत डिफिकल्टीज फेस की थी हमने स्टार्टिंग में। ओके अरुण, सो करेंटली आपकी जो प्रोफाइल है वो डेटा एनालिस्ट की है,
तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि हमारी ऑडियंस को रिक्वायरमेंट भी है कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है। इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं हमारे कि डेटा इंजीनियर क्या होता है एंड डेटा साइंस क्या होता है, सब में डिफरेंसेस पूछेंगे। बट पहले आप डेटा एनालिस्ट के बारे में बताइए, होता क्या है, काम करने को क्या मिलता है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस को इसके बारे में पता नहीं है कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है, फ्यूचर डिमांड क्या है, फ्यूचर में डिमांड है भी या नहीं है, अगर डिमांड होती है तो डेटा एनालिस्ट से हमें कहीं दूसरी प्रोफाइल पे चेंज करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में सारी चीजें बताइए। तो गौरव भाई, आपने जो पूछा डेटा एनालिस्ट क्या होता है और इसमें काम कर क्या करना होता है और इसकी डिमांड क्या है, और अगर अगर आपको सरवाइव करना है इसी में और आगे जाना है डेटा ही डोमेन में, तो आप क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हो, डेटा इंजीनियर क्या हो सकता है, डेटा साइंस क्या हो सकता है। तो जैसे जब हम लोग बात डेटा की करते हैं ना, तो डेटा में बहुत सारी चीज़ें आपस में कवर हो जाती है, क्योंकि हम लोग की जो करंट एज है वो एक डेटा ड्रिवन एज है। हर कंपनी हो, चाहे छोटी स्मॉल स्केल बिजनेस हो, चाहे लार्ज स्केल बिजनेस हो, हर किसी को डेटा पे काम करना है। आप सपोज कर लो आप किसी को कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी। मार्केट स्टडी के लिए क्या होगा, डेटा चाहिए होगा कि वहाँ पे किस तरह के कस्टमर्स आते हैं, फुटफॉल्स कैसा रहता है कस्टमर्स का, कितने फ्रिक्वेंटली कस्टमर्स एक पर्टिकुलर शॉप पर विजिट करते हैं, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये सब कुछ आप कैसे जान सकते हो, जब आपके पास डेटा हो किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, और उस डेटा पे आप जब एनालिसिस परफॉर्म करोगे, तो वो जो एक काम करता है वो एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। अगर मैं आपको अपनी जर्नी से बताऊं कि मैंने क्या क्या काम किया है, तो मतलब मैंने 2 से 3 कंपनी में अभी तक के मैंने काम किया है एज अ डेटा एनालिस्ट, और हर कंपनी का अलग अलग काम रहा है। बट इन एंड होल अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली हम लोग को डेटा मिलता है। जैसे एक मेरा कंपनी में काम था जिसमें कस्टमर सेंट्रिक डेटा था, कि लाइक बेसिकली वो यूके बेस्ड कंपनी थी, और उनका ये काम था कि जो रिटेल सेक्टर क्लाइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग के पास इंडिया में शॉपिंग होती है, जैसे कोई बिग बिलियन डे सेल है तो उसके लिए डिफरेंट एड कैंपेन्स चलते हैं, या फिर अगर क्रिसमस है या फिर दिवाली है या होली है तो उसके टाइम पे अलग ऑफर्स चलते हैं। रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, पेंटालून्स हो गया, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये अपने तरीके से होर्डिंग्स लगाते हैं, बिल बोर्ड्स लगाते हैं और बताते हैं कि ये ऑफर है। अमेजोन मिंत्रा पे जब ऐड चलती है तो उनके ऐड कैंपेन्स अलग होते हैं। तो इसी तरीके से जब यूके में कैंपेन होता है, तो यूके में जो भी क्लाइंट्स, जो भी कस्टमर्स अपना, जो भी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो वो कैटलॉग्स प्रिंट कराती हैं, और वो कैटलॉग्स यूजुअली पोस्ट के थ्रू अपने कस्टमर्स को भेजती हैं, जिसमें कैटलॉग्स में उनका सब कुछ रहता है कि क्या ऑफर चल रहा है, किस पे कितना डिस्काउंट है, आपके पास क्या न्यू कमिंग है इस पर्टिकुलर सीजन में। तो इस तरीके से डिफरेंट कैंपेन्स होते हैं। तो मेरा उसमें ये काम था कि जैसे हम लोग को ऑडियंस सिलेक्शन करके देना है उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, कि आपके पास आप इन कस्टमर्स को अपना बेसिकली कैटलॉग्स सेंड करो। तो सपोज कर लो अगर आपके पास 100 कस्टमर्स, आपने उसको नाम दिया कि ये 100 लोग आपके यहाँ इस कैंपेन में आपका पार्टिसिपेट करेंगे और आपसे पक्का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो कम से कम 60 को आना है उस पर्टिकुलर कैंपेन में, तभी वो एक सक्सेसफुल कैंपेन माना जाएगा। तो हम लोग का यही काम रहता था कि बेसिकली पहले तो ऑडियंस सिलेक्शन करके देनी है, वो भी एक बहुत वैरायटी ऑफ डेटा से, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स रन करते थे बैकएंड में, और उस मॉडल्स के थ्रू हम लोग को नाम आते थे कि आप ये एक नेम ऑफ लिस्ट है जिसको आप भेज सकते हो। एंड देन जब वो कैंपेन कंप्लीट हो जाता था तो कस्टमर हम लोग को अपनी तरफ से एक डेटा भेजता था कि उनके पास टोटल कितने कस्टमर है। जैसे मैंने 100 नाम दिए, बट उसके बाद हो सकता है 1000 आए हों या फिर 500 आए हों, तो वो मैं देखूंगा कि मेरी लिस्ट से कितने नाम अप्रोप्रिएट थे और कितने नहीं थे, तो बेसिकली उसका सक्सेस रेशियो, तो इस पे हम लोग का गेम चलता था। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को कस्टमर की स्टडी करनी रहती थी कि लाइक उसका परचेसिंग बिहेवियर क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसकी क्रेडिट लिमिट क्या है, मार्केटिंग स्पेंड बिहेवियर क्या है, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, व्हाट काइंड ऑफ आइटम्स इज इंटरेस्टेड टू परचेज इन। सो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मेट्रिक्स पे हम लोग वो चीज़ खेलते थे और देखते थे कि ये बेसिकली किस तरह का बंदा है। और जैसे फिर मैं, ये एक कंपनी का काम था। अगर मैं अलग कंपनी की बात करूँ तो उसमें क्या होता था कि अगर मार्केट में उन्हें कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसमें उन्हें देखना है कि मार्केट को स्टडी करने के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए, हम लोग को किस तरह का डेटा चाहिए कि हम लोग ये बता सके कि ये मार्केट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बहुत बेस्ट है। अब जैसे आप सपोज कर लो कि रिसेंट टाइम में जोमेटो और स्विगी ने अपना बहुत अच्छे से मार्केट पे पकड़ बना ली है, और वहीं कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे जो कुछ ब्रांड्स हैं जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं।
मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, बट हम सबको पता है कि कुछ ब्रांड्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट को उस ऑक्यूपेंसी के लिए। तो यही एक होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मार्केट को आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि आप कंपटीटर हो। तो इस तरह का डिफरेंट हॉराइजन्स होते हैं किसी भी डेटा को स्टडी करने के लिए, और उसमें हम लोग को देखना होता है कि मेरे हिसाब से, मेरे बिजनेस यूज केस के हिसाब से क्या क्या एट्रीब्यूट्स है जो मुझे चाहिए होंगे इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट की स्टडी के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग डेटा एनालिसिस में कर सकते हैं। ईडीए परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और जो हम लोग का बेसिकली डेटा आया है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा यूज़ केस बात करूं कि को सपोज करो आप कोई होटल इंडस्ट्री है। ये एग्जांपल जनरली आपको बहुत यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगा, क्योंकि ये इस पे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना बना के अपने एनालिसिस करके पाइथन के थ्रू डाली है कि कोई होटल है, बट लाइक आफ्टर कोविड देखा जा रहा है कि कोविड के पहले वहाँ पे काफ़ी अच्छा लोगों का, कस्टमर्स का आना जाना होता था, बट कोविड के बाद वो ड्रॉप हो गया है। तो वो सडन ड्रॉप किस लिए हुआ है? तो आपको मतलब आपको अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, उस होटल चेन के से बेसिकली मैनेजर को या सीईओ को आपको ये बताना है कि ये प्रेजेंट करना है कि आपका ये फॉल क्यों हुआ है और इसको कैसे आप रोक सकते हो, किस तरह के आप स्टेप्स ले सकते हो। तो ये बहुत एक क्रिटिकल वर्क है जो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के सपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल पाइथन के डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज होती हैं, पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉट, एंड देन सीक्वल तो ऑब्वियसली एक तरह का ग्रेन, एक तरह का आई वुड से कि बैकबोन है डेटा एनालिसिस की, क्योंकि सीक्वल मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को डेटाबेसेस में मिलता है, और हम लोग को अपने सीक्वल बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। मेरी तो बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं रही है, अभी मेरे को लगभग 5.5 साल एक्सपीरियंस हो गया है इस आईटी डोमेन में, बट मेरा सीक्वल एक ऐसा था जो मैं डे 1 से काम कर रहा हूँ, और मेरे को आज तक के सीक्वल पे अभी तक के बहुत एक्सटेंसिव काम रहता है। तो सीक्वल आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इसके साथ ही अब मार्केट में क्योंकि हम लोग स्लोली बिग डेटा की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे आपको गौरव भाई पता है कि अब फ्यूचर में बिग डेटा ही है। और अगर मैं व्यूवर्स के लिए बता दूं कि बिग डेटा क्या है, तो जो वो डेटा जो टेबल्स में इजीली कैप्चर नहीं किया जा सकता है, तो उसको बिग डेटा कहते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा, आपका ऑडियो फाइल एक डेटा हो गई, आपकी फोटोज एक डेटा हो गई, तो इन सबको आप ऑडियो फाइल को किसी टेबल में कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से जो बिग डेटा होता है, तो उसके लिए डिफरेंट स्टोरेज के तरीके होते हैं, उसके एनालिसिस डिफरेंट तरीके से होती है। तो उसके लिए फिर आपको हडूप तो एक तरीके से ट्रेडिशनल सिस्टम हो गया है, बट आपको स्पार्क आना चाहिए, स्पार्क आर्किटेक्चर आना चाहिए, आपको पाई स्पार्क आना चाहिए। फिर इसके अराउंड आप काफ़ी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। ओके। एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे प्रोवाइड कराई। एंड आपने ये बोला था एक कैटालॉग्स बनता है, वो क्या होता है कैटालॉग्स? उसके बारे में मेरे को आइडिया भी नहीं है, ना मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा था। एक और चीज़ मुझे पूछनी थी, अगर डेटा एनालिस्ट में कोई बंदा जाता है, उसको कोडिंग की कितनी ज़रूरत पड़ती है? आपने एसक्यूएल के बारे में बात किया था, माई एसक्यूएल या एसक्यूएल, वो क्या होता है? उसमें मतलब कितना काम करने को मिलता है? क्वेरीज ज़्यादा, मतलब उनका डिफिकल्टी लेवल कितना होता है क्वेरीज लिखने का? एंड अगर हमें कोई डेटा फाइंड आउट करना है, लाइक सपोज करो मैं फ्लिपकार्ट चला रहा हूँ, एंड आपने भी, आप डेफिनेटली आपने ऑब्जर्व किया होगा वो चीज़। फ्लिपकार्ट में जैसे आपने कोई शर्ट देखी या फिर कोई प्रोडक्ट देखा, एंड आप फेसबुक चला रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है क्या कि इस प्रोडक्ट को वहां से उठा के फेसबुक पे लाना, या फिर अदर से इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, व्हाट्सअप पे तो चलो नहीं आता, बट इंस्टाग्राम पे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, फेसबुक पे कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है। तो जो ऐड दिख जाते हैं वो कैसे डेटा एनालिस्ट के थ्रू होते हैं, या फिर डेटा साइंस के थ्रू होते हैं, या डेटा इंजीनियरिंग के थ्रू होते हैं? और इन चीज़ों के थोड़े बारे में बताइए। गौरव भाई, आपने बहुत सही चीज़ें पकड़ी मेरे इतनी सी टॉक से। जैसे आपने पूछा कैटलॉग क्या होता है, तो कैटलॉग तो सिंपल एक मैगजीन होती है जिसमें आप डिफरेंट ब्रांड्स, बेसिकली यूके का, यूनाइटेड किंगडम में लोग शॉपिंग इस तरीके से करते हैं। वहाँ पे ये तरीका है, हम लोग के यहाँ जैसे मैंने बताया था कि बैनर्स लगे रहते हैं या फिर डिजिटल तरीके से एड्स आती हैं, बट उनमें क्या होता है, जो बड़े बड़े बहुत अच्छे ब्रांड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग के यहाँ अच्छा ब्रांड एक पेंटालून्स है, या फिर रिलायंस ट्रेंड्स है, तो वहाँ पे जो बहुत अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो फिर अपनी कैटलॉग्स प्रिंट कराते हैं बहुत ही कॉस्टली पेपर में। वो पेपर एक बहुत डिफरेंट टाइप का होता है जिसमें वो अपने ब्रांड के जो न्यू अराइवल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर फुटवेयर का ब्रांड है तो कौन से न्यू डिज़ाइंस हैं, कौन से डिज़ाइंस ऐसे हैं जिन पे इस समय सेल चल रही है और डिस्काउंटेड प्राइस पे है। तो एक तरीके से वो कैटलॉग एक मैगजीन फॉर्मेट में होता है जो वो लोग डिफरेंट कस्टमर्स को पोस्ट करते हैं, और वहाँ पे कस्टमर्स फिर देखते हैं कि हाँ इस ब्रांड में ये चीज़ अवेलेबल है और दिस इज़ व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। सो इवेंचुअली वो उन ब्रांड्स पे जाते हैं और वहाँ से परचेज करते हैं, तो उनकी परचेजिंग हिस्ट्री पूरी ट्रैक होती है।
तो कैटलॉग्स एक बहुत इफेक्टिव वे ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स है इन यूके। आपने एक चीज़ और पूछा था कि डेटा एनालिस्ट के लिए कोडिंग किस लेवल की चाहिए या फिर सीक्वल की अगर नॉलेज है तो वो किस लेवल की होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कोडिंग हम लोग को चाहिए, बट बहुत एक्सटेंसिव कोडिंग नहीं चाहिए। ये नहीं कि आपको कुछ डेवलप करना है, आपको बेसिकली एनालिसिस करना है, और एनालिसिस के लिए हम लोग के पास डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज पाइथन यूज करती हैं, कुछ कंपनीज सैस यूज करती हैं। सैस पाइथन तो आई गेस कई लोगों को, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि पाइथन एक बहुत बूम वाला टॉपिक है जो बहुत ही कॉलेजेस में और स्टूडेंट्स के लिए बहुत फेमस टॉपिक रहा है। तो पाइथन है। और सैस आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो सैस एक स्टैटिस्टिकल एनालिटिक सिस्टम है, और ये भी एक तरह की सॉफ्टवेयर होता है जो पूरा एक एंटायर एंटरप्राइज गाइड होता है। मतलब एज एन एंटरप्राइज गाइड से व्हाट आई मीन कि इसमें आप कोडिंग भी कर सकते हो, लाइक सीक्वल के थ्रू भी कोडिंग कर सकते हो, नॉर्मल पाइथन के थ्रू भी, नॉर्मल डेटा स्टेप या प्रॉक स्टेप लिख के भी आप कोडिंग कर सकते हो और अपना आउटपुट ला सकते हो। तो सैस एक कंप्लीट सिस्टम डिफाइंड है जो बहुत ही डिफरेंट कंपनीज, यूजुअली जो फिनेंस सेक्टर में कंपनीज हैं, जिनका बैंकिंग और इंश्योरेंस डोमेन में ज़्यादा वर्क है, तो वो सैस यूज़ करती हैं, क्योंकि ये बहुत सिक्योर पैकेज प्रोवाइड करता है। और सीक्वल की अगर मैं बात करूँ तो सीक्वल आपका ऐसी चीज़ है जो आपको भी नहीं पता कब आप यूज़ आएगी, बट वो अब आपके बहुत हैंडी है, क्योंकि कंपनीज में डेटा यूजुअली डेटाबेसेस में ही स्टोर होता है, और डेटाबेसेस में वो डेटा वेयर हाउस में भी हो सकता है या नॉर्मल डेटाबेस में भी हो सकता है। लाइक जस्ट टू लेट यू नो, आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट देर आर टू काइंड ऑफ सिस्टम्स, OLTP एंड OLAP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो जो ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे डेली बेसिस पे डेटा आता है। फॉर एग्जांपल आप अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो, पर सेकंड डेटा जनरेट हो रहा है, लोग लॉग इन कर रहे हैं, लोग लॉग आउट कर रहे हैं, लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेक इन कर रहे हैं, अपने अपने कार्ट में डाल रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट रेज हो रही है, कोई एक्शन रेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो पर सेकंड डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा जनरेट होता है। और जो एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये वो ओलैप सिस्टम होता है जो डेटा वेयर हाउसिंग में काम आता है, और इसके ऊपर ही डेटा एनालिस्ट यूजुअली अपने एनालिसिस परफॉर्म करता है, क्योंकि उनको डेली लेवल के डेटा पे काम नहीं करना है। जैसे मेरा भी जो काम था, जो कस्टमर्स ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके हैं, मुझे उन पे ही एनालिसिस करनी थी कि उनका बेसिकली परचेसिंग बिहेवियर क्या है और वो उनका स्पेंडिंग नेचर क्या है। तो आपको एक स्टेबल सिस्टम चाहिए, वो स्टेबल सिस्टम आपको ओलैप प्रोवाइड कराता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम। एनालिटिकल प्रोसेसिंग स्टैंड्स फॉर एनालिटिक्स। तो इसमें आपको यूजुअली सीक्वल यानी कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डायरेक्टली डेटाबेस से बात करने के लिए। वो उनकी डेटाबेस की लैंग्वेज है। आपको इसमें बेसिक क्वेरीज तो यूजुअली लोग लिख लेते हैं, बट आपको थोड़े अच्छे लेवल की नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शंस तो यूजुअली लोगों को आता है, बट आपको विंडो फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो विंडो फंक्शन से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेस आते हैं जिसमें आपको लीड लैग फंक्शन का यूज़ करना पड़ रहा है। आपको जैसे देखना है कि पिछले मंथ की सेल और इस मंथ की सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका पिछले मंथ की सेल कितनी हुई है, तो आप वो विंडो फंक्शन से सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ ही आपको अगर आप बहुत अच्छे हो सीक्वल में और आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, तो CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ये आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि CTE से क्या है कि आप किसी भी बड़े चंक ऑफ कोड को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ सकते हो, छोटे छोटे क्लस्टर्स बना सकते हो, एंड देन उसको पूरा पूरे उस कोड को एक एज अ सिंगल क्वेरी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो टेम्परेरी टेबल्स क्रिएट कर देता है। तो इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं। आप जितने जितने डीप आप उसमें जाओगे, उतना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे और उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी एसक्यूएल पे पकड़ बन सकती है। और हाँ, और आपने अभी एक और चीज़ पूछी थी कि जैसे आप किसी चीज़, आपको प्रोडक्ट को कुछ जैसे आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, आपको शू लेना है, और आपने उसको जस्ट चेकआउट किया मिंत्रा पे, एंड आप जब इंस्टाग्राम खोले या फेसबुक खोले तो आपको उसकी ऐड दिखने लगी। ये कैसे होता है? तो ये डेटा एनालिस्ट नहीं करता है, ये एक डेटा साइंटिस्ट करते हैं यूजुअली। ये एक रिकमेंडेशन सिस्टम के थ्रू होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है कि आपका बेसिकली जो भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी है वो ट्रैक हो रही है। तो हम सबको पता है कि हम लोग एक्टिविटीज़ ट्रैक होती हैं अक्रॉस वेबसाइट्स। हम लोग ही ऐप्स को परमिशन देते हैं कि वो हम लोग की एक्टिविटीज़ ट्रैक कर सकते हैं, वो हम लोग के फ़ोन नंबर्स देख सकते हैं, या हम लोग का कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हैं, या गैलरी देख सकते हैं। उसके हम लोग परमिशंस उनको देते हैं। तो जब हम लोग डिफरेंट वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो हम लोग की एक्टिविटीज़ ट्रैक होती हैं।
तो जब इंस्टाग्राम और फेसबुक की एल्गोरिथम इस तरीके से बनी हुई है कि जब उनको लगता है कि ये पर्सन जो इंडिविजुअल है जो वो ऐप यूज़ कर रहा है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और इसने अभी सर्च किया था बट उसने अभी ख़रीदा नहीं है, तो उनको एक यहाँ पे एक व्हाट आई कैन से कि पोटेंशियल बायर दिखता है। उस पोटेंशियल बायर के लिए ये डिफरेंट ब्रांड्स जो होती हैं जैसे मिंत्रा हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गई, ये फेसबुक से वगैरह से इन सब का टाई अप रहता है जिसमें वो उनको लाइक मनी पे करते हैं। उनका अपना कोलैबोरेशन रहता है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे उनकी एड्स चलाओगे तो आपको इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। वो एक रेवेन्यू जनरेट सोर्स ऑफ इनकम होता है उनके लिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम हम लोग के लिए फ्री है। लाइक इवन एज अ कंटेंट क्रिएटर हम और आप अगर बात करें तो वो हम लोग को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, बट वो कहाँ से दे रहा है? वो हर किसी को, ये जो ब्रांड्स होती हैं वो ब्रांड्स ही अपनी रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम से ही इन प्लेटफॉर्म्स को देती हैं मनी, और वो प्लेटफॉर्म्स हम लोग को मनी देते हैं। ये हम लोग के लिए तो फ्री है लेकिन उनके लिए वो एक चीज़ एक मनी जनरेटिंग सोर्स है। तो जब वो आपकी एक्टिविटीज़ क्योंकि आपकी ट्रैक हो रही है हर तरीके से एक्टिविटीज़, तो वो आपको रिकमेंडेशन के थ्रू फेसबुक के एल्गोरिथम आपको पॉपअप कर देगी कि आप उस पे इंटरेस्टेड और हो जाओ बाय करने में। उसकी 10 इमेजेस दिखा देगी कि आपको ये नहीं, आप ये भी देख सकते हो, आप ये नहीं, आप ये भी देख सकते हो। फिर उसी के हिसाब से जब आपका देख लिया जाएगा कि आप किसी पर्टिकुलर शर्ट या किसी पर्टिकुलर जीन्स में इंटरेस्टेड हो, तो फिर जो छोटी-मोटी कंपनीज़ है, फॉर एग्जांपल बेवकूफ़ एक कंपनी है, इसका आपको फिर कॉन्स्टेंटली ऐड दिखने लगेगा, और भी बहुत सारी जो छोटी-मोटी कंपनीज़ हैं उनका भी आपको ऐड दिखने लगेगा, आपको स्टोरीज़ दिखने लगेंगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका एक पैसिव माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ, मेरे को ये नहीं, ये लेना है और अब मैं मुझे ले लूँ क्योंकि ये मेरे को बहुत सारा दिख गया है, और इस तरीके से वो आपसे डेफ़िनेटली वो चीज़ खरीदवा के रहेंगी। मतलब मेरी ऑडियंस का बहुत डाउट है इस चीज़ को लेके, एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं यार डेटा एनालिस्ट में, डेटा साइंस में और डेटा इंजीनियरिंग में। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरी ऑडियंस ही पूछती है भैया ये डिफरेंसेस क्या होते हैं। मेरे को कहीं इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। तो अरुण भाई मेरे को बताओ क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या काम करने का होता है। एक एग्जाम्पल अगर आपको पता हो तो मेरे को बता दो तीनों के लिए कि ये एग्जाम्पल है डेटा इंजीनियर के लिए, डेटा एनालिस्ट के आपने बता दिया है, डेटा साइंस वाले क्या करते हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल दे दो। तो उससे क्लियर हो जाएगा, मेरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड डेफिनेटली मेरी ऑडियंस के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे उससे। सबसे पहले तो यार गौरव भाई आप मेरे को ये बताओ कि आपको इंस्टाग्राम पे कौन-कौन मैसेज कर रहा है ये डिफरेंसेस जानने के लिए? क्योंकि ये जगह इसके लिए, इस डिस्कशंस के लिए तो लिंक्डइन है, बट आप इंस्टाग्राम पे ही एनालिस्ट और इंजीनियरिंग के डिस्कशन के लेके शुरू हो जा रहे हो क्या? ये आपने बात तो सही बोली है, लेकिन द थिंग इज यूट्यूब के थ्रू लोग इंस्टाग्राम पे जाते हैं, क्योंकि जब कमेंट करते हैं तो कभी कमेंट की रिप्लाई नहीं आ पाते, तो इंस्टाग्राम पे लोग पूछ लेते हैं जनरली कि यार डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है। उनके पास जैसे बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं, क्योंकि यार अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता रहेगा कि मैं डेटा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे उसी लाइन में जाना है, क्योंकि पता चल जाता है फ्यूचर। जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है, भले ही एक्सपीरियंस है बट कोई नया डोमेन है, कोई अदर डोमेन में काम कर रहा है, उनको पता ही नहीं कि यार ये डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है, किस डोमेन में मुझे जाना चाहिए एक्चुअली। तो उन लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन होने वाला था। उन लोगों ने ही ये क्वेश्चन पूछे कि क्या होता है एक्चुअल में, बता तो दो, जिससे क्लियर हो जाए, एक पिक्चर बन जाए कि हाँ भाई डेटा इंजीनियर ये काम करता है, डेटा एनालिस्ट वाला काम ये करता है, और डेटा साइंस वाला काम बंदा ये काम करता है। तो उससे क्लियर भी हो जाएगा। कोडिंग किस में जरूरत होती है आप ये भी बता देना, आप एड ऑन कर देता हूँ मैं कुछ चीजें। कोडिंग किस किस में जरूरत होती है, डेटा साइंस में कोडिंग की जरूरत पड़ती है, डेटा एनालिस्ट में पड़ती है, या पे डेटा इंजीनियरिंग में पड़ती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताना। अरे वो तो मैं समझ गया था, मतलब मैं जेन्युइनली बस पूछ रहा था आपसे। जोक्स अपार्ट, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है क्योंकि बहुतों को नहीं पता है इनमें डिफरेंस क्या होता है, और प्लस बहुत लोग होते हैं ऐसे, बहुत बच्चे होते हैं जो एक से दूसरे डोमेन में स्विच करना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं है कि क्या प्री रिक्विजिट होंगी, क्या वो पढ़ के स्विच कर सकते हैं। यूजुअली डेटा साइंस एक ऐसा टर्म है जो लाइक आई वुड से कि कुछ ईयर से बहुत ज़्यादा मार्केट में रहने लगा है, तो लोगों को डेटा साइंस तो पता चल जाता है, डेटा एनालिस्ट भी जान ही गए हैं क्योंकि इस पे बहुत वीडियोस बनने लगे हैं। बट डेटा इंजीनियर एक ऐसा टर्म है जो बहुत लोगों को नहीं पता, और उनके प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे उनको ये भी नहीं पता होता है। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है जिसका मेरे हिसाब से जो भी डेटा डोमेन में इंटरेस्टेड है आने के लिए या करेंटली है, तो उसे ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टार्ट करा जाए अगर सबसे पहले डेटा एनालिसिस से, तो डेटा एनालिसिस मैंने बता दिया कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा पे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजंस लेते हैं कि मार्केट में ये नया प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, मार्केट ऑक्यूपेंसी कितनी हो सकती है, या अगर कोई चीज़ डिक्लाइनिंग पे है तो उसको वापस ग्रोथ और उसका अपलिंक कैसे किया जा सकता है।
तो इस तरीके से डेटा एनालिस्ट का काम होता है। बट अगर मैं बात करूँ डेटा इंजीनियर की, तो डेटा इंजीनियर एक ऐसी चीज़ है, बट बिफोर डेटा इंजीनियर आई वुड लाइक टू टेल कि डेटा साइंस क्या है, क्योंकि डेटा साइंस बहुत लोगों को टर्म तो सुना ही होगा एटलीस्ट। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आपस में एक तरीके से सिनोनिम्स ही आई वुड से, क्योंकि ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं इंडस्ट्री में। तो डेटा साइंस क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स रन करने हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा मॉडल बनाना है जिससे आपका वो मॉडल रिकर्सिव खुद से लर्न कर सके। इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल रिग्रेशन होता है, लीनियर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स होते हैं, क्लस्टरिंग होता है, जो आपने रिकमेंडेशन सिस्टम पूछा था कि मेरे को ऐड कैसे दिखते हैं, वो रिकमेंडेशन सिस्टम है। तो डेटा साइंस भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करता है, और यूजुअली एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसमें भी होती है। बेस तो वही होता है, क्योंकि एनालिसिस पे ही आप जाओगे अल्टीमेटली। तो आप जब इस तरीके का कोई एआई का सिस्टम है, मशीन लर्निंग का आप एल्गोरिथम बना रहे हो, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी अपना एआई है एक, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम्स पे बना है। या फिर आप कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल सिंपल आपका एलेक्सा हो गया, या फिर आपका गूगल असिस्टेंट होगा, ये सब मशीन लर्निंग मॉडल्स पे ही बने हैं। तो हम लोग करेंटली जिस एज में जी रहे हैं, ये फ्यूचर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पूरा फ्यूचर है, और डेटा साइंस इज कोर टू ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपका अल्टीमेटली यही सारे कॉन्सेप्ट, डेटा साइंस के ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो जिसके भी थ्रू आप कोई भी अचीवमेंट कर सकते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में अचीवमेंट हो, फॉर एग्जांपल आप विद अ क्लैप लाइट ऑन कर सकते हो या फैन ऑन कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी अपने बोलने के कमांड से कुछ भी करवा सकते हो। तो ये सब आपका स्पीच रिकॉग्निशन हो गया या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, ये सब आपके डेटा साइंस टर्मिनोलॉजीज में होते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट डेटा इंजीनियर, तो डेटा इंजीनियर एक तरीके से ब्रिज है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास डेटा आ गया, मैंने अभी बात करी थी कि OLTP और OLAP दो सिस्टम होते हैं, राइट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। बट OLTP तो आपका डिजाइन हो गया, आपका OLAP कौन डिजाइन करेगा? आपका ये डेटा इंजीनियर ही डिजाइन करेगा। जिस भी डेटा पे एनालिसिस होनी या डेटा साइंस के लिए वो मॉडल उस पर बनना है, वो डेटा वहां तक के लाने का काम कौन करेगा? वो एक इंजीनियर काम करेगा। वो ही एक गैप बीच में बिल्ड करता है डिफरेंट टूल्स के थ्रू। यूजुअली डेटा इंजीनियर्स को ETL पाइपलाइंस बनानी होती हैं, लाइक डेटा किसी एक सोर्स से आ रहा है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक सोर्स से क्या, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम लोग एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इस डेटा का कभी एक सोर्स नहीं होता है, वो यूजुअली मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, मे बी मोर देन 5, 6, 10, कितने भी नंबर ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज से जब डेटा आता है, तो उस डेटा को एक जगह लाना और सबका फॉर्मेट इस तरीके से रहे कि आपस में वो डेटा मर्ज हो सके। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल ले लो, फीडबैक फॉर्म मैकडॉनल्ड्स का, आपने गए आप गए मैकडॉनल्ड्स में, आपने बर्गर खाया, हो सकता है आपके पास मोबाइल पे फीडबैक फॉर्म आ जाए, राइट, आपने मोबाइल पे ही तुरंत भर दिया। हो सकता है आपके पास रिटर्न पेन एंड पेज के फॉर्म में आए, आपने पेन एंड पेज के फॉर्म में अपना फीडबैक दे दिया। या हो सकता है कोई माइक और ये इस तरीके से पूछने आ जाए कि आपको कैसा लगा या आपका कोई फीडबैक है। तो डिफरेंट तरीके से आपको बस एक फीडबैक लेना था, लेकिन आपके पास 3 डिफरेंट सोर्सेस से वो इन्फॉर्मेशन आई है। इसी तरीके से ये तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। जब हम लोग एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हम लोग के पास बहुत जगह से अलग अलग डेटा आता है। कहीं से रेवेन्यू का डेटा आ रहा है, कहीं से सेल्स का डेटा आ रहा है, कहीं से कस्टमर का डेटा आ रहा है, कहीं से ऑर्डर्स का डेटा आ रहा है, डिफरेंट तरीके से डेटा आ रहा है। तो जब आप इन सबको कंबाइन करते हो, तो फिर आपको एक तरीके से वहाँ पे एक्सट्रैक्शन के बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करने होते हैं उस डेटा पे। उस डेटा को एक ऐसे कॉमन स्ट्रक्चर में लाना होता है कि सारे सोर्सेस का डेटा एक लैंग्वेज बोल सकें, वो सबका एक काइंड ऑफ सेम पैटर्न हो सके, और उस पे ऊपर आप एनालिसिस परफॉर्म कर सको। वो क्लस्टर्स अलग अलग हो, लाइक कस्टमर का क्लस्टर अलग है, ऑर्डर्स का क्लस्टर अलग है, रेवेन्यू का क्लस्टर अलग है, रेसिप्ट्स का क्लस्टर अलग है, वो क्लस्टर्स अलग अलग है, सपोर्ट टिकट्स का क्लस्टर अलग है, लेकिन वो एक कॉमन फॉर्मेट में जिसमें वो टेबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। उन सबके पास एक प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट है। तो ये सब जब होता है, तो इसको हम लोग जब डेटा वेयर हाउसिंग में पुश करते हैं, और हम लोग उसमें देखते हैं कि हम लोग का डेटा पुराना डेटा भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कस्टमर था, वो जब ज्वाइन किया था, तब हो सकता है जैसे छोटा कस्टमर था, लाइक स्मॉल सेगमेंट कस्टमर था, बट विद द टाइम, लाइक आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, उसने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लिया, और वो आप आज मीडियम सेगमेंट में कस्टमर आ गया है। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि यार 2 साल पहले ये कस्टमर मेरे पास स्मॉल सेगमेंट में था, और आज ये मीडियम सेगमेंट पे आया है, तो मैंने इसको हेल्प करी यहाँ तक रीच करने के लिए। तो एक डेटा आपको हिस्ट्री भी मेंटेन करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें करने के लिए, ETL पाइपलाइंस को बनाने के लिए, और जब आपका ये पूरा
ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तब आप फिर इन सारे डेटा को एक्चुअल फॉर्मेट में लोड करते हो। आपका लोडिंग सिस्टम होता है, उस लोडिंग सिस्टम को हम लोग हमेशा डेटा वेयर हाउसिंग कहते हैं, OLAP सिस्टम कहते हैं। तो जब आपका ये सारा ETL पाइपलाइंस का काम बनाना होगा, वो आप ETL पाइपलाइंस आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप आज के टाइम पे तो बहुत सारे क्लाउड रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, लाइक AWS, Azure, GCP, इन सब में से आपकी कंपनी में क्या यूज़ हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग वो देख सकते हो कि आपकी ETL पाइपलाइन कैसे बननी है। इसके अलावा भी पाइथन बेस्ड भी ETL पाइपलाइंस होती हैं, जो पुराना सिस्टम होता था या ट्रेडिशनल तरीके से होता था, तो आप उसमें भी बना सकते हो, बट वो बहुत स्केलेबल नहीं था। स्केलेबिलिटी इशू के कारण आज हम लोग सर्वरलेस आर्किटेक्चर में मूव कर गए हैं, और जिसमें हम लोग क्लाउड का यूसेज कर रहे हैं कि हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग को कितना डेटा आना है। बस आप एक तरीके से डायनामिक रिसोर्स एलोकेशन है हर तरीके से, कि आपको कुछ रिसोर्स एलोकेट करके नहीं रखने हैं, आपको जो भी करना है। फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई आपको वेबसाइट होस्ट करनी, तो आपको उसमें पहले अपना बनाना पड़ेगा, फिर सर्वर लेने पड़ेंगे, उसके बाद होस्ट करना पड़ेगा, फिर वो वेबसाइट पे कितने फुटफॉल हो रहा है, कितना ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, कितनी क्लिक्स हो रही हैं, उस पर डिपेंड करके आपको फिर वो सर्वर की स्केबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो इनिशियली आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट उसमें एलोकेट करना पड़ेगा, बट आज के टाइम पे ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें हो गई हैं। आज अगर आप लाइक डायनेमिक रिसोर्स एलोकेशन के कारण आपको ये सब की टेंशन नहीं लेनी है। लाइक अगर आप छोटे हो तो आप कम रिसोर्सेज से काम चला लो, जैसे जैसे आपका क्लिक्स बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपके वेबसाइट पे विजिट्स बढ़ेंगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग की आज क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ईजी हो गई हैं करना। ओके, इससे ना अब मेरी ऑडियंस के दिमाग की जो पिक्चर्स बनी हुई थी ना पहले कि ये होता क्या है, वो क्लियर हो गई होगी कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है एंड डेटा इंजीनियरिंग में काम करना क्या होता है। यार इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को डाउट रहते हैं यार, जाएं तो जाएं किस में, तीनों है, फ्यूचर डिमांड किसकी ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड किसकी होने वाली है, स्टार्टिंग कहाँ से करें, एंड अगर हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी है फ्यूचर में, जैसे मैंने स्टार्ट किया एनालिस्ट से एंड मुझे डेटा इंजीनियरिंग में जाना है, तो हाँ मैं इजीली स्विच कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या डिफिकल्टीज होंगी। दूसरा क्वेश्चन है मेरा इसी से रिलेटेड कि ये कौन सा टैग अच्छा रहेगा तीनों में से फ्यूचर डिमांड को लेके, जहाँ पे आपको पैसा भी अच्छा मिल रहा हो। क्योंकि देखो पैसा पूछना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हर कोई चाहता है यार मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना ले लूँ कि यार मार्केट में डिमांड ना हो, वैकेंसीज ना निकले, तो फिर यार प्रॉब्लम होगी। तुम इतना टाइम दे रहे हो अपना, तो यार फ्यूचर में पैसा भी मिलना चाहिए उस टेक्नोलॉजी में। नो डाउट टाइम के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें चेंज करनी होती हैं। जैसे आज मेरे पास मैं डेटा साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एंड फ्यूचर में लगा कि डेटा इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें मुझे को सीखनी है, तो डेफिनेटली मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर पता चल जाए कि हाँ 5 साल तक तो काम करेगा या 10 साल तक तो ये टेक्नोलॉजी हमारी काम करेगी, उसके बेसिस पे बताओ कि यार फ्यूचर के अकॉर्डिंग कौन सी टेक अच्छी रहेगी, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस या डेटा इंजीनियर। हाँ गौरव भाई, आपने एकदम सही क्वेश्चन किया कि किसका फ्यूचर है और किस में जाना चाहिए, और अगर आप करेंटली डेटा डोमेन में हो तो आपको कहीं पे स्विच करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के मन में रहता है, और इसका आंसर बहुत ईजिली नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बात करता है या फिर हर कोई ऐसी जनरलाइज बात कर देता है जिससे आपको एक अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको खुद अपनी जर्नी से एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैंने सबसे पहले डेटा साइंस का कोर्स किया था, और क्योंकि मेरे को भी गाइडेंस का कहीं से कोई सोर्स नहीं था, मुझे भी इतना गाइडेंस नहीं मिल पाया था, तो सबसे पहले मैंने डेटा साइंस का कोर्स किया था। और डेटा साइंस का जब कोर्स मैंने किया, तब मैंने डेटा साइंस पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट, और डेफिनेटली इसका बहुत स्कोप है। बट जब लाइक मैंने जॉब सर्च स्टार्ट करी, तो फिर मुझे ये देखा कि यार डेटा साइंस में, इवन दो आई हैड एक्सपीरियंस, सम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट मैनी बट आई हैड, इवन देन मेरे को वो कंपनीज एज अ फ्रेशियर रिक्रूट करना चाहती हैं, और फिर उसकी पे स्केल भी एज अ फ्रेशियर होगी, जो कि बहुत अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि डेटा साइंस ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि डेटा साइंस पे बहुत क्रिटिकल डिसीजंस कंपनी के या बिजनेस के डिपेंड करते हैं उन एल्गोरिथम्स पे। तो वो बहुत ईजिली आपको अच्छा पैकेज नहीं देंगे अनलेस आपके पास कुछ गुड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ना हो। तो मेरे लिए वो चीज़ सही नहीं मुझे लगी, तो मैंने सोचा कि मैं डेटा एनालिस्ट पहले प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे डेटा एनालिस्ट की जहाँ पे जॉब्स ऑफर हो रही थी, तो वो मेरे एक्सपीरियंस को कंसिडर करके मुझे उस तरीके से वेरिएबल और हाइक्स पे कर रहे थे। तो मैंने डेटा एनालिस्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स मैंने रियलाइज़ करा कि डेटा एनालिस्ट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको बहुत बेसिक चीज़ें ही पता हैं और आप बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सर्वाइव करने के लिए। आपको कांस्टेंट लर्निंग करनी पड़ेगी, अपग्रेड्स खुद को करने पड़ेंगे। यार कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी फ़ोन हो, अगर वो अपग्रेड्स नहीं होंगे तो आपको पता है विद द टाइम वो आपकी चीज़ बाहर ही हो जाएगी। चाहे आप
किसी भी चीज़ में ले लो, तो आपको अपग्रेड्स करने पड़ेंगे विद द टाइम, अगर आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो इसी तरीके से मैंने देखा कि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है, बहुत जल्दी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि एनी टाइम सून इसमें से कोई भी चीज़ गायब हो जाएगी एकदम से, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी एकदम से पूरे तरीके से बहुत जल्दी गायब नहीं होती अनटिल एंड अनलेस वो काफ़ी टाइम उसको हो चुका हो। और ये डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, ये तीनों कभी काफ़ी नहीं है और इनका काफ़ी स्कोप है। बट आपको अगर ग्रोथ करनी है अपने करियर में और आपको उसी डोमेन में आगे बढ़ना है, तो आई वुड से कि आपको डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करके डेटा इंजीनियर और डेटा साइंस की सबकी इनफ नॉलेज होनी चाहिए कि आप डेटा आर्किटेक्ट की तरफ मूव कर पाओ। क्योंकि आर्किटेक्ट समथिंग जिसको सब पता है, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए आर्किटेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरीके से अगर आप जैसे डेटा एनालिस्ट में आप हो या फिर आप आना चाहते हो, तो सीक्वल, पाइथन, सैस अगर आपको आता हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो बहुत नीडेड नहीं है, वो आपको कंपनी में जॉब मिल जाएगी तो आपको सिखा दिया जाएगा, क्योंकि सीक्वल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपको, अगर आपको सीक्वल आता है तो आपको सैस बेस्ड कंपनीज भी ले लेंगी। मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, मतलब फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था मेरा एज एन एनालिस्ट, तो वो कंपनी सैस ही यूज़ करती थी, बट मेरे को सीक्वल में बहुत अच्छा कमांड था, तो उन्होंने मेरे को केवल सीक्वल बेस्ड इंटरव्यू पे ही सेलेक्ट कर लिया था। इसके साथ आपको एक टूल आना चाहिए, विजुअलाइजेशन टूल। विजुअलाइजेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टूल्स है मार्केट में, टैबलू है, पावर बीआई है, गूगल लुकर स्टूडियो है। इसमें से आप कुछ भी सीख सकते हो। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स है, क्लिक सेंस है, क्लिक व्यू है, और फिर क्लाउड के डिफरेंट टूल्स है, AWS, क्विकसाइट वगैरह है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज टैबलू या फिर पावर बीआई प्रेफर करती हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं मार्केट में। टैबलू ने बहुत अच्छी मार्केट ऑक्यूपेंसी कर रखी है और फिर बची कुछ पावर बीआई ने कर रखी है मार्केट ऑक्यूपेंसी। तो इन दोनों में से आप कुछ भी सीख सकते हो। मैंने अपने टाइम पे टैबलू सीखा था, बट मेरी कंपनी में पावर बीआई यूज़ होता था, तो मैंने फिर अपने आप को स्विच कर लिया था पावर बीआई पे। तो हम लोग पावर बीआई पे डे इन डे आउट काम करते थे। और पाइथन की लाइब्रेरीज वगैरह, आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। पाइथन का आपको जो कॉमन फंडामेंटल्स होते हैं, पाइथन के फंडामेंटल्स तो आने चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, प्लस आपको पाइथन की लाइब्रेरीज यानी कि पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सब पैकेजेस, आपको इन सबको कैसे यूज़ करने हैं, किन कमांड्स को कब यूज़ करके आप क्या परफॉर्म एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, किससे ग्रुप बाय कर सकते हो, कैसे मीडियन निकल सकता है, कैसे मीन निकल सकता है, कौन सा ग्राफ बन सकता है, कौन सा बॉक्स प्लॉट बन सकता है, किससे आप विजुअलाइज कर सकते हो, कौन सा ग्राफ आपकी किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकता है। आपको ये सब थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो उससे आपका जो है कि आपको डेफिनेटली स्टार्ट तो मिल जाएगा किसी भी कंपनी में। और आज तो मैंने देखा है कि बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेटा एनालिस्ट का कोर्स करा रहे हैं। बट आई वुड नॉट से कि आप, अगर आप बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहे हो, तो आप इमीडिएटली जाके उन प्लेटफॉर्म्स पे आप मनी दे के और अपना कोर्स परचेज करके स्टार्ट कर दो। क्योंकि हम लोग इस समय एक इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और बहुत फ्री में अवेलेबल है। इवन यूट्यूब ही एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा सीखने के लिए, फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, फ्रॉम बिगिनर टू इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल, आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप चाहो तो सस्ते वाले कोर्स यूडेमी वगैरह पे से भी परचेज कर सकते हो, कोर्सेरा से भी परचेज कर सकते हो, और आप अपनी जर्नी डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। विद इन, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, तो विद इन 3 to 6 months यू कैन गेट अ गुड जॉब डेफिनेटली इन डेटा एनालिस्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं डेटा इंजीनियरिंग के टेक स्टैक की, तो डेटा इंजीनियर में तो काफ़ी कुछ जाता है। तो आई वुड नॉट से कि आप इंजीनियर से डायरेक्टली स्टार्ट कर लो। अगर आप एकदम ही न्यू हो इस डेटा डोमेन में, आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले थोड़ा स्टेबलाइज हो डेटा एनालिस्ट में और फिर आप इंजीनियर में स्विच कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग के लिए आपको, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आई एम नॉट सेइंग कि पॉसिबल नहीं, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर ले जाओगे, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप डेफिनेटली डेटा इंजीनियरिंग की तरफ जाओ। यू डोंट नीड टू बी डेटा एनालिस्ट टू बी डेटा इंजीनियर। देयर इज नथिंग कॉमन, इट्स जस्ट दैट कि अगर आप एकदम न्यू हो, आप किसी दूसरे ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन से आ रहे हो, आप सेल्स की प्रोफाइल थी, आप एमबीए की हो, या फिर आप, मैंने देखा है बहुत सारे एमबीए वाले बच्चे भी इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एमबीए करने के बाद भी वो साउंड पैकेजेस नहीं मिल रहे हैं जो हम लोग को एज एन इंजीनियर और एज एन एनालिस्ट आईटी इंडस्ट्री में मिल रहे हैं। तो ये मैंने चीज़ देखी है। तो आप बायोटेक की हो, आप कुछ भी की हो, बट अगर आपको इसमें आना है तो आप वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। फॉर डेटा इंजीनियर यू नीड टू नो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, यू नीड टू नो डेटा वेयर हाउसिंग, यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन ओएलटीपी एंड ओएलएपी, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पाइथन आना चाहिए, सीक्वल आना चाहिए। तो जो बेसिक फाउंडेशंस हैं वो तो होनी ही है।
इसके साथ ही आपको हडूप सिस्टम का आर्किटेक्चर पता हो, क्योंकि कंपनीज बिग डेटा में मूव कर चुकी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हडूप कैसे काम करता था। आजकल हडूप बहुत रेयरली यूज़ होता है, बहुत कम जगह यूज़ होता है, बट हडूप की अपनी एक हिस्ट्री है, वो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। हडूप कैसे क्या हुआ था और हडूप के साथ आज के टाइम पे क्या, किसने हडूप को रिप्लेस कर दिया है। तो हडूप इकोसिस्टम का आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको हडूप के बाद मैप रिड्यूस, उसके साथ ही आपको स्पार्क, जो स्पार्क कह सकते हैं ना, स्पार्क स्पार्कलिंग एक करेंट टेक्नोलॉजीज़ में, तो स्पार्क आपको आना चाहिए, अपाचे स्पार्क। और इसके साथ ही आपको डेटाब्रिक्स अगर आता है तो वो वेल एंड गुड है। और आप क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी मूव कर सकते हो, AWS, एज्योर या GCP, किसी में से भी। जैसे मैंने AWS पे काम किया है, तो AWS में कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको इंजीनियरिंग के लिए डेफिनेटली नीडेड है। फॉर एग्जांपल AWS ग्लू, AWS लैम्डा। तो ये दोनों जो चीज़ें, ये ETL पाइपलाइंस और डेटा ऑर्केस्ट्रेशन, यानी कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप डेटा प्रोसीजर के काम आती हैं। इसके साथ ही आप अगर इतना आप कर ले रहे हो, तो मेरे को लग रहा है कि आप अच्छा खासा पैकेज सिक्योर कर सकते हो इंडस्ट्री में फॉर अ डेटा इंजीनियर। करेंटली मैंने भी डेटा एनालिस्ट से ही स्टार्ट किया था, और फिर अभी मेरे को जो यही दिखा कि जो फ्यूचर में अगर आप बेसिक नॉलेज है आपके पास डेटा एनालिस्ट की, तो AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आपको रिप्लेस कर सकती हैं। नॉट कम्प्लीटली, बट हाँ, टू सम एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल चैट GPT आप देख लो, चैट GPT ने राइटर्स को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आप बहुत अच्छी उनसे राइटिंग करवा सकते हो, कंटेंट राइटिंग, बहुत अच्छी कंटेंट राइटिंग वो कर सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ है चैट GPT के अंदर। तो इस तरीके से आप सपोज कर लो यूट्यूब में आप वीडियो बनाते हो, तो आपको यूट्यूब एनालिटिक्स एक आता है, जिसमें आपको दिखता है कि आपका वीडियो कितने व्यूअरशिप आवर्स हुए हैं, किस टाइम पे वीडियो चला था, किस टाइम उसके व्यूज़ हाइक हुए थे, किस टाइम उसके व्यूज़ कम हुए थे, किस पर्टिकुलर सेगमेंट पे आपके वीडियो में व्यूवर्स ने रिपीटेबल वॉच किया है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट को उन्होंने स्किप किया है। ये सारे एनालिटिक्स हैं, इसको आपको कोई बंदा करके नहीं दे रहा है। आप यूट्यूब एनालिटिक्स में जाते हो और आपको पूरा डैशबोर्ड आपको दिख जाता है, उसमें आपको सब कुछ है, कितने एड्स आपका जनरेट हुए हैं, कितना रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ है, ये भी तो एक एनालिटिक्स है, ये आपको डायरेक्टली यूट्यूब करके दे रहा है। इसी तरीके से ये जो डैशबोर्ड्स बन रहे हैं, आई थिंक सो कि मे बी इट इज़ पॉसिबिलिटी कि AI इसको किसी लेवल तक तो रिप्लेस कर सकते हैं, नॉट कम्प्लीटली। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब घोस्ट हो जाएगा, एकदम से ब्लैकआउट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट आपको खुद की पोजीशन सिक्योर करनी, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आपको एनालिस्ट में भी ऐसे डिपेंडेंसी आपकी होनी चाहिए कंपनी पे कि आप एट्रीब्यूट डिजाइनिंग करो। आपको पता है आपका मेन काम ये है कि किस तरह के एट्रीब्यूट्स आपको किसी एक प्रोडक्ट के लिए लाने हैं, जिससे डिसाइड होगा कि ये प्रोडक्ट की मार्केट कैपेसिटी क्या है। तो उस सब तरीके से आप अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बढ़ा सकते हो यहाँ पे। तो ये था पार्ट आपका डेटा इंजीनियर का। अगर बात मैं करूँ डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस में आपको फिर से पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी। पाइथन के साथ आप उसकी लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं, जिसमें आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स परफॉर्म कर सकते हो। तो अगेन वो ऑल टुगेदर डिफरेंट कोर्स है जो आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको डेटा साइंस में मूव करना है तो। ओके। एंड अरुण भाई, आपने बहुत सारे इंसाइट्स बताए हैं जिसकी ऑडियंस को, मेरे को रिक्वायरमेंट थी। इवन मेरे को बहुत सारे डाउट्स थे, क्लियर हो गए। मेरे को नहीं पता था कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती हैं एंड क्या कोडिंग यूज होती है या नहीं होती है। सारे चीज़ों के बारे में मुझे पता चला एंड मेरी ऑडियंस को डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे लगता है आपको शायद अजीब लगेगा नहीं, बट मेरी ऑडियंस के लिए चाहिए मुझे क्वेश्चन। आपने पहले जो कंपनी चेंज की थी इन्फोसिस, उसके बाद जब आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन किए थे, हाइक कितना मिला था? मुझे पता है थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, बट हाँ, क्योंकि इसका ऑडियंस को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। एंड मेरी प्लीज ऑडियंस के लिए बता दो कि कितना % हाइक मिल जाता है एंड आपको कितना % हाइक मिला था। उससे ना लोगों के दिमाग में रहता है कि ठीक है, मैं यार पहली बार कंपनी चेंज करूंगा ना, तो इतना % हाइक तो मिल ही जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गौरव भाई, आपने तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया है, बट आई नो हर किसी के मन में ये क्वेश्चन रहता है। हम सब यार पैसा कमाने के लिए आखिर तो पढ़ाई करते हैं और जॉब लेना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन एकदम रीजनेबल है। हाइक की अगर मैं बात करूं तो यार 100% हाइक आप मिनिमम तो मान सकते हो अगर आप इस तरीके से टेक्नोलॉजी स्विच कर रहे हो। बट आप वही एक कंडीशन कि आपको इतना आना चाहिए, आप इंटरव्यू में वैसा परफॉर्म करो, वैसा कॉन्फिडेंस शो करो कि आपने इस पे काम किया है, प्लस आप इस पे बहुत अच्छा कर सकते हो। देयर इज ऑलवेज एन स्कोप ऑफ लर्निंग। तो फिर आप डेफिनेटली 100% हाइक तो आपका कहीं नहीं गया। ओके, थैंक यू सो मच अरुण भाई। मतलब इस पॉडकास्ट से ना बहुत वैल्यू मिलने वाली है हमारी ऑडियंस को एंड अपना टाइम देने के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच वंस अगेन अरुण भाई। एंड आपके लिए 1 मिनट है, हमारी ऑडियंस को कोई फाइनल एडवाइस देना चाहते हो आप तो आप दे सकते हो, जिससे हमारी ऑडियंस को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। वैसे तो फाइनली उनको कॉन्फिडेंस आ गया होगा जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं,
क्योंकि आपने जो प्रोवाइड कराई है इन्फॉर्मेशन वो बहुत ज़्यादा है एंड हर कोई यही चाहता है कि इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। सो ओवर टू यू, लास्ट 1 मिनट बचा है आपके पास। अगर गौरव भाई 1 मिनट की एडवाइस की बात करो आप, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अगर इस तरह की स्टडी स्टार्ट करनी है तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप जाते ही कोर्सेज में पैसा इन्वेस्ट करो और फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली पढ़ने की कोशिश करो और फिर उससे पेसअप करो। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारा आई वुड से कि नॉलेज की खान है। इतने सारे चैनल्स हैं जो आपको सीक्वल के केवल कॉन्सेप्ट्स ही नहीं, स्पेशल क्वेरीज भी कराते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी प्रिपेयर कराते हैं। इसके साथ ही पाइथन की पूरे एनालिसिस भी है जो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ ही अगर आप इंजीनियरिंग में मूव कर रहे हो तो ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो आपको कंप्लीट स्टडीज़ के साथ साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग से कराएंगे और आपको क्वेश्चन बताएंगे क्या क्या इंटरव्यू में आ सकता है। तो यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जिससे मैंने अपनी लाइफ में मतलब मैंने इसका बहुत यूज़ किया है एंड मैं आप सभी से को भी यही रिकमेंड करूँगा कि बेस्ट तरीका है अगर पढ़ने का, डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है, मोटिवेशन अगर आपके अंदर है, तो आप बिना कुछ भी पे किए यूट्यूब से बहुत पढ़ सकते हो और बहुत आगे जा सकते हो। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे हम लोग को यार हर कोई गाइडेंस लैक करता है, तो इसके लिए बेस्ट तरीका है ना, अगर आप कभी भी लाइफ में कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको क्या करना है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग मेरे जैसे बैठे हैं या फिर जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा ईयर्स दिए हैं, अच्छा खासा टाइम दिया है, तो उस एक्सपीरियंस से ना आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे प्री प्लेस्ड है, टॉपमेट है, जहाँ पे आप नॉर्मल 200-300 दे के आप किसी से भी 1-to-1 बात कर सकते हो और उससे गाइडेंस ले सकते हो कि कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे बिना इन्वेस्ट किए आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के पहले आप सोचो, क्योंकि पैसा आपका अल्टीमेटली आपको लगाना। अगर आप कोई चीज़ 200-300 में जाके देख सकते हो तो उसके लिए आप 30-40 हज़ार मत स्पेंड करो, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी आपको। करेक्ट, एंड मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं। एंड रिसेंटली मैंने टॉपमेट स्टार्ट किया था एंड बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती हैं। होता क्या है ना यार, देखो आपने कोई कोर्स परचेज किया एंड आपको लग रहा है कि यार मैंने 50,000 दे दिए। मेरे को एक इंस्टाग्राम में मैसेज आया था, मैंने भैया सेल्स फोर्स का कोर्स ले लिया एंड 50,000 मैंने पे किया है और मैंने आपकी वीडियो ये बाद में देखी है कि हम फ्री में भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो एक होता है कि अगर आपको लगता है आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो उस बंदे से कनेक्ट कर लो। एक छोटा सा अमाउंट जाता है जो कि लोग देना नहीं चाहते एंड उसके अलावा बहुत सारा आप पेमेंट कर देते हो कोर्सेज में। एक छोटी गाइडेंस ले लो जो कि बहुत जरूरी होती है, कोई एक्सपीरियंस बंदे से जो उस एरिया में है। जैसे कोई भी बंदा है, डेटा साइंस में जा रहे हो तो किसी बंदे से कनेक्ट कर लो, वहां से आपको आइडिया लग जाए कि भाई इसमें 300 रुपए जाएंगे, 400 रुपए जाएंगे, एक अमाउंट जाएगा, लेकिन एक्चुअल पता चल जाएगा कि बहुत सारे फ्री में रिसोर्सेज हैं, आप वहां से कोर्सेज कर सकते हो। सो गाइस आपको एक चीज बता देता हूं मैं, अरुण भाई का लिंक्डइन आईडी है, आप उन पे जाके अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अरुण भाई को आप लिंक्डइन पे पिंग कर सकते हो। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहां पे ये डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं। होपफुली ये बहुत सारे कोर्सेज भी क्रिएट करें जो कि आपको फ्री में मिलने वाले हैं कि भाई चलो ये वाले कोर्सेज मिल गया, इसके बारे में बता दिया कि क्योंकि पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में कि होता क्या है ये सारी चीजें। एंड गाइस अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन अरुण भाई, आपके साथ पॉडकास्ट करके सच में हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपकी ऑडियंस से बात करके कि जो उन्हें चाहिए शायद ये वीडियो किसी ऐसे को मिल जाए जिसको वाकई में इसकी जरूरत हो और वो नॉलेज उसे मिल पाए कि वो अपनी एक जर्नी अपनी तय कर पाए। सो थैंक यू सो मच गौरव। थैंक यू।